मतलब E0 की वैल्यू के आधार पर रखा जाता है और E0 के मान को बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे। मीन्स सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जिसके लिए E0 का मान कम होता है उसको इस सीरीज में, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसमें जिसके लिए E0 का मान कम होता है उसको हम सबसे ऊपर रखेंगे। उसके बाद जैसे ही E0 की वैल्यू बढ़ते जाती है उसके आधार पर हम इलेक्ट्रोड को क्रम से रखते जाते हैं। तो इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रोड का यूज हुआ है और ये जो श्रेणी है वो काफी लंबा है। इसमें मैं पूरा इसमें यहाँ पर नहीं लिख रही हूँ, तो कुछ इलेक्ट्रोड और उनके E0 की वैल्यू को यहाँ पर मैं लिख रही हूँ। तो यहाँ सबसे पहले ऊपर में लिथियम होता है। लिथियम के लिए E0 का मान जो होता है वो -3.05 होता है। उसके बाद आता है पोटेशियम, फिर आता है आपका सोडियम। तो इनके लिए क्रमशः E0 का मान जो होता है वो इंक्रीज होते जाता है, बढ़ते जा रहा है। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स आप बहुत सारे इलेक्ट्रोड देखोगे जिसके लिए E0 का मान जो है वो बढ़ते जाता है। उसके बाद एक ऐसा कंडीशन आता है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जब हम यूज करते हैं, तो वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जब आता है तो उसके लिए E0 का मान निकालेंगे तो E0 का मान जो होती है वो 0 हो जाता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए। और जैसे ही हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बाद आगे बढ़ते हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के आगे जाते जाएंगे तो उसके लिए E0 का मान जो होता है वो फिर से इंक्रीमेंट होते हैं, वो होते जाता है, बढ़ते जाता है। जैसे इसके बाद हम देखें आयोडीन है, आयोडीन को देखें, आयोडीन हो गया, क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन। तो मैं कुछ को लिख रही हूँ, क्लोरीन, जिंक देखे थे, Zn, कॉपर, ये सब इसी में आएगा। तो जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाते हैं इसके लिए E0 का मान जो होता है वो इंक्रीमेंट। तो इसमें दो चीज को मेन याद रखना है, सबसे ऊपर में कौन है और सबसे निचले में कौन है। मीन्स इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के में किसके कौन सा ऐसे इलेक्ट्रोड है जिसके लिए E0 का मान सबसे कम होता है और कौन सा ऐसा इलेक्ट्रोड होता है जिसके लिए E0 का मान सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पर जब हम लास्ट में इस पहुंचते हैं इस सीरीज में, इस श्रेणी में, तो फ्लोरीन आता है और फ्लोरीन के लिए E0 का मान जो होता है प्लस का 2.81 होता है, जो कि बहुत ही हाई वैल्यू होती है। फ्लोरीन के लिए इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में E0 का मान 2.81 होता है। अब इसी सीरीज को आपको थोड़ा सा डिफाइन कर देना है कि हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज किसको कहेंगे। तो आपको बताना है, जब हम किसी इलेक्ट्रोडों को उनके मानक अपचयन विभव या E0 के मान को बढ़ते हुए क्रम में अरेंजमेंट कर रहे हैं, व्यवस्थित करते हैं, तो हमें एक श्रेणी प्राप्त होती है। उस श्रेणी को कहा जाता है विद्युत रासायनिक श्रेणी। अब इसमें दो चीजें आपको मेन चीजें हैं वो याद रखना है। बाकी तो आप ई सेल का जब हम मान निकालते हैं तो जनरली E0 का मान दिया रहता है ऑलरेडी। इसमें दो चीज और याद रखना है। इसमें सबसे ऊपर में इस विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे ऊपर में कौन से इलेक्ट्रोड है, तो जो लिथियम इलेक्ट्रोड होता है उसके लिए E0 का मान सबसे कम है, वो है -3.05, सबसे कम है। और फ्लोरीन के लिए देखोगे तो फ्लोरीन के लिए E0 का मान जो होती है वो सबसे अधिक होती है, वो है 2.81। तो यहाँ पर ये बताया जाता है कि जिसके लिए E0 का मान जो होती है वो सबसे अधिक होता है, E0 का मान सबसे अधिक होता है, वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कार्य करता है। तो हम यहाँ पर देखें तो फ्लोरीन है, फ्लोरीन के लिए E0 का मान सबसे हाई है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग प्रबल स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। इसको हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। अब इसको इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों बोला जाता है, तो इसका रीजन क्या है कि जो एलिमेंट है वो
हायर पोजीशन इन ईएमएफ रखता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होता है उनका अधिक होता है इस सीरीज में, इसलिए ये हायर रिड्यूसिंग प्रोडक्ट होता है। जो रिड्यूसिंग का जो प्रोसीजर होता है उसमें इनका जो रिड्यूसिंग पोटेंशियल होता है वो क्या हो जाएगा, हायर होगा, और इसलिए इसका क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो हम इसमें बताएंगे कि जो फ्लोरीन होती है, फ्लोरीन जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कार्य करता है। और जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, तो ये रिड्यूसिंग देखें इसमें जस्ट अपोजिट होता है। सॉरी मैं थोड़ा यहाँ मिस्टेक हो गया था। ये स्ट्रॉन्ग जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो इनकी रिड्यूसिंग कैपेसिटी देखोगे, इनकी रिड्यूसिंग क्षमता देखेंगे हम लोग, तो इनकी रिड्यूसिंग देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वीक रिड्यूसिंग एजेंट। इसका रिड्यूसिंग देखेंगे तो वीक रिड्यूसिंग मीन्स, कहने का मतलब ये है कि फ्लोरीन में फ्लोरीन जो होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जब इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रॉपर्टी हाईली होती है तो की जो रिड्यूसिंग कैपेसिटी वो हो जाती है, वो कम होती है। इसके जस्ट अपोजिट आप देखोगे किसमें, लिथियम में जाते हैं, तो लिथियम जो होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, लिथियम रिड्यूस करता है, इसलिए ये क्या होता है, लिथियम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट ये होगा। और जब ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है तो वीक क्या हो जाएगा, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इतना याद रखना है आपको कि स्ट्रॉन्ग जो लिथियम होती है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और फ्लोरीन जो होती है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कहने का मतलब ये है कि जैसे दो इलेक्ट्रोड दिया गया है और दो इलेक्ट्रोड में आपको कंपेयर करने के लिए बोला जाए, जैसे एक दिया है पोटेशियम और दूसरा दिया गया है आपका सोडियम। दो इलेक्ट्रोड है, एक पोटेशियम और दूसरा आपका सोडियम, और इसमें पूछा जा रहा है कि पोटेशियम और सोडियम में कौन सा एजेंट है, ये दोनों रिड्यूसिंग एजेंट है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और साथ ही साथ बोला गया यदि ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो इन दोनों में प्रबल रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, या फिर कोई इलेक्ट्रोड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो उन दोनों में प्रबल कौन होगा, इसको कंपैरिजन करने के लिए जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम देखें सोडियम और पोटेशियम में हमें देखना है कि सबसे पहले आप पहचाने कि ये दोनों क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट है। तो सोडियम के लिए हमको पता है कि सोडियम के लिए ई का वैल्यू जो होता है वो कितना होता है, -2.93, जबकि जो पोटेशियम होता है उसके लिए ये वैल्यू होता है -2.71 होता है। अब इन दोनों में देखें तो दोनों कैसा है, इसमें रिड्यूसिंग होता है, रिड्यूसिंग की क्रिया होता है, ऑक्सीडाइजिंग ना होकर के रिड्यूसिंग, और ये रिड्यूसिंग हो रहा है तो ये कैसा कार्य करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कार्य करेगा, मतलब ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। अब इन दोनों में कंपैरिजन करें कि सोडियम और पोटेशियम में इन दोनों में कौन सबसे ज्यादा हाईली रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इसके लिए आपको E0 की वैल्यू को देखना है। E0 की वैल्यू जब हम देखेंगे तो जिसके लिए E0 की वैल्यू कम होगा, E0 की वैल्यू क्या होगी, कम होगा, वो स्ट्रॉन्ग क्या होगा, रिड्यूसिंग होगा। और E0 का मान जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वो क्या किस में चला जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में चला जाता है। जितना ज्यादा E0 का मान उतना ही ज्यादा वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। हमारे पास यहाँ पर दो ही तत्व दिए हैं, सोडियम और पोटेशियम, तो इन दोनों में कंपैरिजन करना है। तो इसके लिए देखोगे आप E0 का मान कम है और इसके लिए E0 का मान अधिक है। इसके लिए E0 का मान हायर है कंपेयर टू आपका जो
पोटेशियम, इसके लिए आपका क्या है, लोअर हो गया। तो जिसके लिए लोअर होगा, कम E0 का मान क्या है, कम होगा, वो क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और कैसा, तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और जिसके लिए E0 का मान बढ़ेगा, वो क्या हो जाएगा, वो वीक रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। तो ये आपको पहचानना है कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग। सेम आपका कंडीशन है आपका फ्लोरीन और क्लोरीन में। इन दोनों में देखोगे तो फ्लोरीन के लिए जो है वो E0 का मान 2.81 है, जबकि क्लोरीन के लिए देखेंगे तो क्लोरीन के लिए ये जो मान होती है वो 1.33 के आसपास होता है। तो इन दोनों में कंपैरिजन करें तो क्लोरीन जो है वो वीक रिड्यूसिंग, क्लोरीन जो है वो किसमें आ जाएगा, रिड्यूसिंग में आएगा कंपैरिजन करेंगे तो, और फ्लोरीन जो है वो वीक रिड्यूसिंग में आएगा, ये प्रबल में आ जाएगा और ये किसमें आ जाएगा, आपका वीक में आएगा। लेकिन ऑक्सीडाइजिंग में देखेंगे तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो जाएगा, फ्लोरीन, और कम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो जाएगा, क्लोरीन। तो बेसिक चीजें इसमें यही याद रखना है कि हम क्या करें, उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होता है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होता है, उसको आपको मेनली याद रखना। उसके बाद जो विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ते हैं, उनकी कुछ कैरेक्टर्स होती हैं, कुछ विशेषता होती हैं। उस विशेषता को हम लोग ओरल देख लेते हैं कि कौन कौन सी विद्युत रासायनिक श्रेणी में विशेषता पाई जाती है। तो सबसे पहले बताया गया है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में तत्वों को उनके मानक अपचयन विभव, तत्वों को उनके मानक अपचयन विभव मीन्स E0 का जो मान होता है उसके आधार पर उससे तुलना करते हुए हम इलेक्ट्रोड को क्रम से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ये पहला इनका कैरेक्टर है। जिन तत्वों के लिए E0 का मान ऋणात्मक होता है, जिन तत्वों के लिए जो E0 का मान ऋणात्मक होता है, उसे हम क्या करते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति, याद रखना, जिनके लिए E0 का मान क्या होता है, अधिक होता है, उनके लिए, उन तत्वों के लिए देखोगे तो मानक अपचयन विभव में जो इलेक्ट्रोड होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं। वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है। और जिसके लिए जो है E0 का मान अधिक होगा, E0 का मान जो है वो अधिक होगा, तो वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो क्षमता होती है वो अधिक होगी। तो इसमें आप देखोगे तो फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की कैपेसिटी, ग्रहण करने की क्षमता हाई होगी, क्षमता हायर होगा किसमें, फ्लोरीन में, क्योंकि जिसके लिए E0 का मान जो है वो क्या है, धनात्मक है, और E0 का मान जो होता है धनात्मक होने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता अधिक होगी। और जिसके लिए E0 का मान कम होता है वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति रखता है। तो लिथियम है वो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखता है। ये दो चीजें याद रखना। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को का त्याग करता है, और ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है क्योंकि इसका मान जो होता है E0 का मान धनात्मक होता है और इसके लिए E0 का मान ऋणात्मक होता है। तो ये चीजें याद रखना। तो अब दोनों में देखें तो लिथियम की इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता जो होती है वो क्या होगी, अधिक होगी, और फ्लोरीन की लिथियम की इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता अधिक हो जाएगी और फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता कम होती। ये इनकी मेन कैरेक्टर्स हैं, इनकी विशेषता होती है। और ये और विशेषता बताया गया है कि जिनके लिए जो E0 का मान जितना ज्यादा ऋणात्मक होगा वह स्ट्रॉन्ग, प्रबल अपचयन एजेंट की तरह कार्य करता है। जिसके लिए E0 का मान जितना ज्यादा ऋणात्मक होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। मीन्स आपका E0 के मान पर डिपेंड कर रहा है। वैसे ही बताया गया है जिसके लिए E0 का मान जितना अधिक होगा, मीन्स धनात्मक मान जितना अधिक होता है,
वो उतना ही प्रबल ऑक्सीकारक होता है। ये दोनों चीजें आपको याद रखना है। उसके बाद बताया गया है श्रेणी में जो धातु पहले आती है वे बाद में आने वाली धातुओं को उनके लवण विलयन होती है उस लवण विलयन से अलग स्थापित कर देता है। मतलब हाँ, एक मिनट, हम वीडियो नहीं आ रहा है। तो इतना आपको इस विद्युत रासायनिक श्रेणी के अंतर्गत आपको देखना है, इनकी विशेषताएं। और इसी में उसके बाद आपको थोड़ा सा देखना है विद्युत रासायनिक श्रेणी के क्या क्या अनुप्रयोग हैं। ये विशेषता देख लेना है, मेन चीजें। विशेषता के बाद आपको देखना है विद्युत रासायनिक श्रेणी के क्या क्या अनुप्रयोग हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में आपको क्या क्या चीजें देखनी है। पहला हो गया आपका डेफिनेशन देख लिए, फिर आप क्या देखोगे, सीरीज को देखोगे कैसे बनता है विद्युत रासायनिक श्रेणी। फिर इसकी कैरेक्टर्स देख लेना है, क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं, विशेषता होती है। उसके बाद चौथा में आपको देखना है इसके क्या क्या अनुप्रयोग हैं, कि क्या क्या इसका एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये 4 चीजें इसमें मेनली देखना रहता है। तो इसका जो कैरेक्टर्स है उसको हम लोग एप्लीकेशन है उसको शॉर्ट में देखते हैं। पहला एप्लीकेशन देखें तो जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है उसकी सहायता से हम क्या करते हैं, कोई भी सेल दिया रहता है उस सेल का EMF ज्ञात करने में यूज किया जाता है। पहला इसका अनुप्रयोग क्या है, तो कोई भी सेल दिया रहता है उस सेल का EMF इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इसको ज्ञात करने के लिए हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का उपयोग करते हैं। ये पहला इसका एप्लीकेशन है और ये एप्लीकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये कोई सेल दिया है उस सेल का EMF कैसे आप ज्ञात करोगे। तो कल मैं बताई थी सेल, उसका EMF हम लोग ज्ञात भी किए थे। जैसे Zn है वो कन्वर्ट हुआ था Zn2+ में, सॉलिड से एक्वस में। उसके बाद सॉल्ट ब्रिज लिए थे, सॉल्ट ब्रिज में Cu2+ था, वो कन्वर्ट हुआ था आपका Cu में। ये आपको मैं बताई थी कल। इसके लिए हमें क्या ज्ञात कर, ये सेल है एक कैसा सेल है, तो ये एक प्रकार का डेनियल सेल है। इसके लिए हमें EMF का मान ज्ञात करना है। ये डेनियल सेल है। इस डेनियल सेल के लिए हमें क्या ज्ञात करना है, EMF इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ज्ञात करना है। EMF ज्ञात करना है, तो EMF ज्ञात करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, इसकी जरूरत पड़ेगी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का। और इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के द्वारा ही हम Zn और Cu इन दोनों की E0 की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। जनरली ये क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो E0 का मान दिया रहता है। यदि E0 का मान ना दिया हो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के थ्रू E0 के मान को याद रखना है। तो Zn देखें तो Zn के लिए क्या होता है, इनका E0 की वैल्यू, E0 इक्वल टू Zn के लिए होता है E0 का मान, वो है आपका कितना हो जाएगा, E0 का मान -0.76, ये इतने वोल्ट। फिर Cu के लिए देखोगे तो Cu के लिए E0 का मान कितना होता है, तो वो होता है 0.34, ये प्लस में रहता है, प्लस का 0.34, ये इसका मान होता है। अब इन दोनों के मान यदि हमें ज्ञात है तो हम क्या करेंगे, कोई भी सेल दिया है उस सेल का EMF ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए फॉर्मूला भी बताया गया था आपको, E सेल इक्वल टू फॉर्मूला क्या था, E कैथोड माइनस E एनोड। ये फॉर्मूला आपको मैं पहले एक्सप्लेन कर दी थी। E कैथोड, तो कैथोड कौन होता है, जिसमें कौन सी अभिक्रिया हो, रिडक्शन, और एनोड कौन सा है,
जिसमें कौन सी अभिक्रिया हो, ऑक्सीडेशन। तो कैथोड मीन्स आपका कौन सा हो गया, कॉपर, क्योंकि इसमें कौन सी रिएक्शन हो रहा है आपका, रिडक्शन, और इसमें कौन सी अभिक्रिया हो रहा है आपका, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप ये बना। तो यहाँ पर हम वैल्यू रख दें 0.34, माइनस है तो इसमें ऑलरेडी माइनस है तो -0.76। जब हम दोनों को कैलकुलेट करें तो ई सेल का मान हमें ज्ञात होगा। ई सेल मीन्स आपका EMF ज्ञात होगा, इसके लिए 1.1 G होगा। तो ऐसे आपको क्या करना है, ई सेल, कोई भी सेल दिया है उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कितना वोल्ट होगा उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। किसके थ्रू ज्ञात कर सकते हैं, तो वो है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के द्वारा। तो ये पहला इसका एप्लीकेशन है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, किसी भी सेल का EMF ज्ञात करते हैं। दूसरा चीज बताया गया है, कोई रेडॉक्स अभिक्रिया हो रहा है, वो रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न होने की जो संभावना होती है उसको ज्ञात करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इसको हम डिटेल नहीं देखेंगे, सिर्फ पॉइंट याद रखना कि जो रेडॉक्स अभिक्रिया होती है उस रेडॉक्स अभिक्रिया के होने की संभावना, दूसरा पॉइंट लिख लेना, रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न होने की संभावना ज्ञात करने में, रेडॉक्स होने की संभावना ज्ञात करने में, ये इसका एप्लीकेशन है। और तीसरा एप्लीकेशन देखें तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में की सहायता से हम कोई भी ऑक्सीकारक या अपचायक होते हैं, ऑक्सीकारक या जो अपचायक है उनकी आपेक्षिक क्षमता को हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। जितनी भी उनकी आपेक्षिक क्षमता होती है उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। और तीसरी और देखें तो जो सेल यूज करते हैं उस सेल का साम्यावस्था ज्ञात करने में इसका उपयोग किया जाता है, और धातु की क्रियाशीलता को ज्ञात करने में किया जाता है, अधातुओं की क्रियाशीलता को ज्ञात करने में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसके बहुत सारी यूजेस है, और मेनली जो सबसे इम्पोर्टेंट यूज है या सबसे महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है तो वो है ये आपका सेल का EMF ज्ञात करने में। ये बहुत बार आता भी है क्वेश्चन, सेल, कोई भी सेल दिया गया है उसका EMF हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो इतना आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंतर्गत। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होता क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में को कैसे अरेंजमेंट किया गया है, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, इस सीरीज में सबसे टॉप में कौन से इलेक्ट्रोड है और सबसे बॉटम में कौन से इलेक्ट्रोड को रखा गया है और क्यों रखा गया है, उसका रीजन भी आपको पता होना चाहिए। और साथ ही साथ इनका क्या क्या विशेषता होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है उसका देखना है। और लास्ट में आप क्या देख लोगे, इसका एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन में सबसे इसका इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है किसी भी सेल का EMF ज्ञात करना। कोई भी सेल दिया रहेगा उस सेल के लिए आपको क्या ज्ञात करना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ज्ञात करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ये होता है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। उसके बाद हम लोग देखेंगे जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है और विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उन दोनों के बीच क्या रिलेशंस होती है उसको हमको देखना है, क्योंकि इस पर बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसके बाद और देखेंगे ननस्ट इक्वेशन। ये दो चीजें देखना है जो काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन दोनों से जनरली न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम क्या देख लें, गिब्स मुक्त ऊर्जा और विद्युत वाहक बल में संबंध। गिब्स मुक्त हाँ कैसे लेफ्ट हो गया, कौन लेफ्ट
क्योंकि आगे का जब न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमें इनके बीच जो रिलेशंस होती है उसको याद रखना पड़ेगा। तो जब क्लास स्टार्ट हुआ था तब मैं बताई थी तुम लोग को कि कोई भी सेल में जब रिएक्शंस होता है तो वो 2 टाइप का होता है, एक स्पॉन्टेनियस और एक नॉन स्पॉन्टेनियस, स्वतः रिएक्शन और अस्वतः रिएक्शन। स्वतः रिएक्शंस मतलब जो अपने आप उस सिस्टम में शुरू हो जाए रिएक्शन, तो वो स्वतः रिएक्शंस होती है। और अस्वतः में क्या होता है कि रिएक्शन अपने आप स्टार्ट ना हो करके हमें क्या करना है, उसे स्टार्ट करने के लिए या तो उस सिस्टम को किसी बैटरी से जोड़ना पड़ता है या फिर उसमें इलेक्ट्रोड ऐड करना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस देखते हैं तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस में स्वतः रिएक्शंस होती है, मीन्स अपने आप रिएक्शंस होती है। जब सिस्टम जो है खुद अपने आप रिएक्शंस करता है तो वो एनर्जी की जरूरत पड़ती है, उनको सिस्टम को क्या एनर्जी की जरूरत पड़ती है और सिस्टम को खुद की एनर्जी खर्च करना पड़ती है उस रिएक्शंस को कराने के लिए। तो उस कंडीशन में जब स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती है तो जो गिब्स ऊर्जा होती है, गिब्स ऊर्जा डेल जी का मान जो होता है वो हमेशा निगेटिव आता है। तो सेल में ये चीज याद रखना, सेल में जब स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस है उस कंडीशन में उस कंडीशन